हेलो दोस्तों, मैं उनीश शुक्ला आप ST टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं लेके आया इंडियन पॉलिटी की क्लास। इससे पहले हम लोगों के ने क्या किया था, 8 क्लास स्टडी कर चुके थे। अब अगला एक पॉइंट में लेके आया हूं, प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की प्रस्तावना। आज हम लोग क्या करेंगे, संविधान की प्रस्तावना के बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर आप ये वीडियो देख लेंगे पूरा लास्ट तक, तो आपको कहीं भी किसी भी एग्जाम में अगर प्रस्तावना से यानी कि प्रेम्बल से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको कंफर्म पता चलेगा, क्योंकि मैं डिटेल में संविधान की प्रस्तावना का अध्ययन आज करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रस्तावना क्या होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रस्तावना होती क्या है। तो सबसे पहले जान लेंगे प्रस्तावना। सिंपल में समझिए कि प्रेम्बल होते क्या है। ठीक है, अब सिंपल में जानिएगा, प्रस्तावना एक तरीके से समझिए कि प्रस्तावना वह शब्द होते हैं, संक्षेप में कहे गए वह शब्द होते हैं जिससे क्या होता है, उस देश के संविधान का पता चलता है। प्रस्ताव फिर से मैं रिपीट करता हूँ, क्या होता है, संक्षेप में कहे गए वह शब्द जिससे उस देश के संविधान का पता चले, वो क्या होती है, उस देश की प्रस्तावना होती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। क्या होता है, जैसे समझिए कि अगर कोई भी विदेशी है, ठीक है, कोई भी विदेशी है, सिंपल में समझ लीजिए कि कोई भी विदेशी व्यक्ति है, ठीक, वो अपने देश आया है, ठीक है, तो वो पूरा का पूरा संविधान तो पढ़ नहीं सकता। तो क्या होता है कि विदेशी अगर आया है तो वो क्या करेगा, वो अपने देश की संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेगा, यानी कि प्रेम्बल को पढ़ेगा, जिससे वो उसको पता चल जाएगा कि इस देश का चरित्र यानी उसका परिचय, यानी चरित्र और परिचय कुछ भी कह सकते हैं, उसका कैसा है, ये चीजें उससे किससे पता चलती हैं, संविधान की प्रस्तावना से पता चलती हैं। तो ठीक है, ये बात समझ लीजिए। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि संक्षेप में कहे गए वह शब्द, संक्षेप में कहे गए वह शब्द जिससे उस देश के संविधान का पता चले, वो क्या कहलाती है, प्रस्तावना कहलाती है। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना क्या है आप समझ लीजिए। एक और बात आ गई, एक पॉइंट है इसमें, इसीलिए प्रस्तावना को क्या कहा जाता है, संविधान का परिचय। इसीलिए क्या कहा है, संविधान का परिचय। ठीक है, संविधान का परिचय किसे कहा जाता है, प्रस्तावना को। ये किसने कहा था, तो ये ध्यान रखिए किसने कहा था, N.A. पालकी वाला। किसने कहा था, N.A. पालकी वाला ने क्या कहा था, प्रस्तावना को संविधान का परिचय कहा था। ठीक है, ये बात बताओ जल्दी, प्रस्तावना होती क्या है और संविधान का परिचय किसे कहा जाता है, प्रस्तावना को कहा जाता है। किसने कहा था, N.A. पालकी वाला ने कहा था। ठीक है, अगला हमारा क्या है, राजनीतिक जन्म पत्री। इसे एक और नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं इसे, राजनीतिक जन्म पत्री। प्रस्तावना को एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, राजनीतिक जन्म पत्री। इसको किसने कहा था, ये भी ध्यान रखिए, इसे कहा था K.M. मुंशी। किसने कहा था, ये K.M. मुंशी ने प्रस्तावना को क्या बताया था, राजनीतिक जन्म पत्री बताया था। और N.A. पालकी वाला ने क्या कहा था, संविधान का परिचय किससे बताया था, प्रस्तावना को बताया था। ठीक है, इसके बाद अगली बात क्या आई, प्रस्तावना को ही क्या कहा जाता है, एक बात और आ गई। सिंपल में थर्ड पॉइंट अगर हम देखेंगे तो प्रस्तावना का थर्ड पॉइंट होगा क्या, यहाँ देख लेते हैं क्या होगा, कहेंगे संविधान की आत्मा। ठीक है, संविधान की आत्मा। आत्मा भी किसे कहते हैं, प्रस्तावना को भी कहते हैं, कहा जाता है, क्या कहते हैं, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। ऐसा कि ये मान लीजिए कि ऐसा क्या होगा कि आर्टिकल 32 को, उसमें क्या है, आर्टिकल 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उससे क्या कहा जाता है, संविधान का की आत्मा और हृदय कहा जाता है। लेकिन यहाँ भी क्या होता है, संविधान की आत्मा किसे, प्रस्तावना को ही बताया गया। ठीक है, तो एक बार फिर से पूरा रिपीट करिएगा, प्रस्तावना क्या होती है, प्रस्तावना संक्षेप में कहे गए वह शब्द जिससे उस देश के संविधान का पता चलता है, वो क्या होते हैं, प्रेम्बल होते हैं, यानी कि प्रस्तावना होते हैं। जैसे कि क्या, और एक बात आ गई कि प्रस्तावना को किसे क्या कहा गया, संविधान का परिचय किसने कहा, N.A. पालकी वाला ने। फिर अगली बात क्या आई कि राजनीतिक जनपत्री किसने कहा प्रस्तावना को, किसने कहा, K.M. मुंशी ने। अगला पॉइंट, संविधान की आत्मा भी किसे कहा जाता है, प्रस्तावना को। ऐसा की है कि आर्टिकल 32 में, कि अनुच्छेद 32 में आपको मिलेगा, क्या मिलेगा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसको भी क्या कहा जाता है, संविधान की आत्मा और यह संविधान का हृदय कहा जाता है। ठीक है,
चलिए हम अब बात करते हैं प्रस्तावना के बारे में। जहाँ तक मैंने आपको दिखा दिया है कि प्रस्तावना यहाँ तक मैंने लिखा है, ठीक है। तो इसके बारे में क्या बताऊंगा मैं, आप एक एक पॉइंट जो कुछ भी है मैं इसके बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगा कि प्रस्तावना क्या है। ये जो दिख रही है आपको, ये देश की, अपने भारत देश के संविधान की प्रस्तावना है। इसके बारे में मैं एक एक वर्ड का मतलब आपको समझाऊंगा कि हर वर्ड का मतलब क्या है, ठीक है। चलिए आप बने रहिए, 10 मिनट मान के चलिए, 10 मिनट में मैं आपको संविधान की प्रस्तावना के बारे में डिटेल में एकदम अच्छे से बता दूंगा। ये समझिए कि यहाँ से जो ये पॉइंट चल रहा है यहाँ तक, यहाँ पर क्या होता है कि पीसीएस लेवल के भी क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। यहाँ क्या होता है, आईएएस पीसीएस के क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। जो प्रस्तावना है यहाँ से आपको हर तरीके के क्वेश्चन निकलेंगे, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि सबसे पहला वर्ड क्या लिखा है। सबसे पहला वर्ड लिखा है कि हम भारत के लोग, क्या लिखा है, हम भारत के लोग भारत को संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य या गणतंत्र, कुछ भी कह सकते हैं, बनाने और इसके समस्त नागरिकों को न्याय, कौन कौन सा न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता, क्या है, धर्म, विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति, उपासना, और फिर उसके बाद समानता का अधिकार क्या है, समता का अवसर, प्रतिष्ठा तथा उन सभी में निहित व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए बंधुता के द्वारा क्या हुआ, 26 जनवरी 1949 को क्या किया गया, संविधान की प्रस्तावना को अंगीकृत कर लिया गया, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं, अब एक एक पॉइंट की बात हम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखा है, आप ध्यान दीजिए, संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा है, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग से क्या आप क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रस्तावना में पहली लाइन क्या लिखी है, किस वर्ड से, किस शब्द से शुरुआत है। तो आपको पता चलेगी कि जो पहली लाइन है वो कहाँ से लिखी हुई है, हम भारत के लोग। इसका मतलब क्या होता है, आप समझिए, किसका मतलब क्या होगा कि भारत का प्रत्येक नागरिक, मतलब जो कोई नागरिक है भारत का, उस हम भारत के लोग से आपको क्या पता चलता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक, ठीक है, प्रत्येक नागरिक। इतनी लाइन से हमको क्या पता चला कि भारत के प्रत्येक नागरिकों के लिए है, ठीक। उसके बाद क्या मिला, भारत को संप्रभुता संपन्न। अब एक वर्ड हमको क्या मिला, संप्रभुता संपन्न। इसका मतलब समझेंगे, संप्रभुता संपन्न क्या होता है। संप्रभुता संपन्न वह होता है कि जहाँ पे कि वह देश संप्रभुता संपन्न होगा जिस देश में कोई भी निर्णय उसी देश द्वारा ही लिया जाए। कहने अगर किसी से युद्ध करना है या किसी देश से समझौता करना हो तो अन्य देशों की जरूरत न पड़े, मतलब किसी अन्य देशों की आज्ञा से वो काम ना किया जाए, ठीक है। तो क्या होगा कि संप्रभुता संपन्न, अपना देश जो है भारत क्या है, संप्रभुता संपन्न है। यानी से क्या पता चला आपको कि ये किसी भी अन्य देशों के क्या है, किसी अन्य देशों का गुलाम नहीं है, कोई अन्य देश इस पर अधिकार नहीं कर रहा है। संप्रभुता संपन्न का मतलब समझ में आ गया कि कोई भी अन्य देश उसके देश में हो रहे कार्य पर निर्णय न ले, वो खुद का स्वामी हो, इसलिए क्या होगा, संप्रभुता संपन्न। अगला क्या होता है, समाजवादी। समाजवादी वर्ड का मतलब समझ लीजिए, समाजवादी का मतलब क्या होता है। इसे मान लीजिए एग्जांपल में दे रहा हूँ कि क्या होता है कि मार्केट होती है, एक मार्केट होती है, मार्केट में क्या होता है, कुछ दुकानें क्या होती हैं, अपने लिए खोली जाती हैं, कुछ क्या होती हैं कि अगर कोई व्यक्ति खोल रहा है उसका मालिक क्या होता है, वह व्यक्ति होता है, ठीक है। कुछ मार्केट ऐसी हैं जिनका मालिक कौन होता है, सरकार होती है, हमारी सरकार यानी कि गवर्नमेंट होती है, ठीक है। तो उनमें क्या होता है, आय व्यय जो होते हैं, उसमें जो आय व्यय होते हैं उनकी क्या होती है, उनमें असमानता नहीं होती है। क्या कहने मतलब, उनके आय व्यय में जो होती है वो असमानता नहीं होती है, एक जैसे ही होते हैं। कहने मतलब आय व्यय में असमानता का भेद भाव नहीं होता। ये क्या होता है, ये किसे बताता है, समाजवादी को बताता है, ठीक है। आपको पता समझ में आ गया कि जो कुछ भी होता आय व्यय में क्या हो, असमानता ना हो, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, अगला हमारा क्या आ गया, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब समझेंगे, पहला पॉइंट होगा संप्रभुता संपन्न, कोई भी क्या हो, देश खुद का मालिक हो, कोई अन्य देश इस पर अधिकार ना करे, ठीक है। उसके बाद समाजवादी का मतलब क्या हुआ कि एक एग्जांपल मैंने दिया, क्या आय व्यय में क्या हो, समानता असमानता का भेदभाव ना हो, ठीक है। ये क्या कहता है, समाजवादी को बताता है, ठीक है। अगला आया पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब ये हुआ कि राज्य का जो देश है हमारा, उसका कोई अपना निजी धर्म नहीं है। हमारे संविधान के अनुसार क्या बताया गया है कि सभी धर्मों को बराबर समानता दी गई है। जो कुछ भी अधिकार है वो क्या है, सभी धर्मों को बराबर दिया गया है। किसके अनुसार, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार। क्योंकि पंथ निरपेक्ष का मतलब यही होता है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, सभी धर्मों को बराबर अधिकार दिया गया है, ठीक है। तीसरा पॉइंट अगला देखिए,
लोकतंत्रात्मक। अगला हमारा जो आया वो क्या होता है, लोकतंत्रात्मक। अब लोकतंत्रात्मक की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, कहने का मतलब ये हो कि जो देश है उस देश का सर्वोच्च अधिकार जो हो किसके हाथों में हो, जनता के हाथों में हो। क्या हो, लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या हो, उस देश में जो सबसे सर्वोच्च शक्ति हो वो किसके पास हो, जनता के पास हो। जैसे एग्जाम्पल समझ लीजिए, पीएम है हमारे यहाँ के, पीएम है, ठीक है, पीएम है क्या, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं इस समय। तो क्या है कि वो तो सर्वोच्च शक्ति उनके पास है, लेकिन वो क्या है, वो किसके द्वारा चुने गए हैं, देश की जनता के द्वारा चुने गए हैं। तो लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या हो कि देश की सर्वोच्च शक्ति कहाँ हो, जनता में निहित हो। क्या हो, जनता को सर्वोच्च रखा जाए। इसके बाद क्या हो, गणराज्य और गणतंत्र का मतलब समझ लीजिए। अगली बात, गणराज्य और गणतंत्र का मतलब समझ लीजिए। एक बात और देखिए, लोकतंत्र से आपको एक बात बताएंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे कौन, अब्राहम लिंकन। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, जिसने क्या कहा था कि जनता के लिए जनता के द्वारा शासन होता है। क्या होता है, देश में क्या होना चाहिए, देश में जनता के लिए जनता के द्वारा शासन होना चाहिए। ठीक है, तो ये किसने बताया, अब्राहम लिंकन, राष्ट्रपति कहाँ के थे, अमेरिका के। ठीक है, तो इसकी बात अब आई गणतंत्र और गणराज्य की। गणतंत्र और गणराज्य का मतलब समझिए क्या होता है, जिस देश में क्या हो, उस देश का जो मुखिया हो, क्या हो, उस देश का मुखिया क्या हो, जनता द्वारा चुना गया हो, यानी कि निर्वाचित हो, वंशानुगत ना हो। कहने का मतलब देश का मुखिया, अगर मैं देश की मुखिया की बात करता हूँ, देश का जो मुखिया है वो क्या हो, जनता द्वारा चुना गया हो। यानी कि अपने यहाँ के देश का मुखिया कौन है, राष्ट्रपति। कौन है इस समय, राष्ट्रपति इस समय आपको पता होगा, राष्ट्रपति हैं माननीय रामनाथ कोविंद जी। कौन है, रामनाथ कोविंद। देखिए आप कैसे समझिए कि गणतंत्र का मतलब क्या, कैसे समझ में आता है, क्योंकि देश का जो मुखिया है वो क्या है, राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति अपने यहाँ के कौन है इस समय, रामनाथ कोविंद जी। ये क्या हुए हैं, ये क्या हुए, मतों द्वारा ही निर्वाचित किए गए हैं। ये क्या हुआ, वंशानुगत नहीं आए हैं। क्या हुआ, इनका वोट हुआ है, इनका निर्वाचन हुआ है, इनके मत प्रदान करने के बाद ही ये राष्ट्रपति पद पर चुने गए हैं। ये किसी वंशानुगत, इसीलिए क्या मतलब समझ में आया कि गणतंत्र का मतलब ये हो कि उस देश का मुखिया क्या हो, निर्वाचित हो, वंशानुगत ना हो। तो गणतंत्र और गणराज्य का मतलब समझ में आ गया। अगला पॉइंट देखते हैं, अपने देश के संविधान में क्या बताया गया है, न्याय को बताया गया है। तो कितने प्रकार से न्याय दिया गया है, न्याय को कितने प्रकार से दिया गया है, 3 प्रकार से। ठीक है, 3 प्रकार से कौन कौन से न्याय है, एक सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय और तीसरा राजनीतिक न्याय। ठीक है, पहला देखिए 3 प्रकार से न्याय दिया गया, सभी नागरिकों को, देश के सभी नागरिकों को कौन सा न्याय दिया गया है, 3 प्रकार का न्याय दिया गया है। कौन कौन सा, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। अगला देखते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार क्या, हम लोगों को कौन सी स्वतंत्रता मिली है, समझिए हम लोगों की कौन सी स्वतंत्रता का अधिकार है। देखिए, धर्म की स्वतंत्रता है, हम लोगों को क्या है, अपने देश में धर्म की स्वतंत्रता, हम किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है, विश्वास की क्या है, हम किसी पर भी भरोसा करें ना करें ये हमारी मर्जी है, इसकी स्वतंत्रता हमें दी गई है। अगला, विचारों की, हम विचार किसी भी चीज पर विचार कर सकते हैं, विचारों की भी स्वतंत्रता मिली है। अगला, अभिव्यक्त का मतलब समझ रहे हैं, अभिव्यक्त का मतलब होता है बोलने, आपको बोलने की भी स्वतंत्रता दी गई है। किसके द्वारा, संविधान के प्रस्तावना के द्वारा। क्या लिखा, संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता के अधिकार में लिखा गया है प्रस्तावना में कि अभिव्यक्ति की, विचारों की, विश्वास की, धर्म की और लास्ट में क्या, उपासना की। अब आपको उपासना का मतलब समझ में आएगा क्या होगा। देखिए, ये अब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे आप किसी भी मंदिर या किसी भी भगवान पे आप विश्वास करते हैं तो क्या कहेंगे कि आप उनकी पूजा पाठ करने के लिए या भरोसे दिखाने के लिए, तो आप उनके लिए क्या कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, आप उनकी उपासना कर सकते हैं। इसका अधिकार क्या हुआ है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिया गया है। ठीक है, अगला देखिए, समता, किसके समता है, देखिए अवसर की समता। क्या है, आपको अवसर की क्षमता है, समानता है, एक तरीके से प्रतिष्ठा, अवसर और प्रतिष्ठा को प्रदान करने, यानी कि प्रदान करने की समानता दी गई है, किसमें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। ठीक है, अवसर और प्रतिष्ठा का मतलब समझ में आ गया। अब देखिए अगले, इसके बाद क्या हुआ, तथा उन सभी में निहित व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता
और राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए बंधुता के द्वारा क्या हुआ था कि 26 जनवरी 1949 को क्या किया गया था, इस प्रस्तावना को इतनी सारी बातें लिखी थी। इसके बाद 26 जनवरी 1949 को क्या किया गया था कि लोगों ने क्या किया, संविधान की प्रस्तावना यानी संविधान को अंगीकृत कर लिया। अंगीकृत का मतलब समझ रहे हैं कि अपने ऊपर अर्पित कर लिया। रिपीट करता हूँ, आपको समझा दूंगा, एक बार आप तेजी से ध्यान रखिएगा, पॉइंट को देखते चलिएगा। एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा, लास्ट तक आऊंगा, फिर प्रस्तावना में जितना कुछ है वो मैं आपको समझा दूंगा एक लाइन में। देखिए, सबसे पहले मैंने बताया था कि हम भारत के लोग का मतलब क्या हुआ कि देश का क्या हो, प्रत्येक नागरिक। संप्रभुता संपन्न का मतलब क्या हुआ कि क्या हो, देश पर कोई अन्य देश अधिकार ना करे। वह देश का समझौता हो या किसी देश से समझौता कर रहा हो या युद्ध कर रहा हो तो उसका खुद ही वो निर्णय ले, अन्य कोई देश उस पर अधिकार ना करे। इसका मतलब संप्रभुता संपन्न का मतलब हो गया। समाजवादी का मतलब क्या हो, आय व्यय में क्या हो, असमानता का भेदभाव ना हो। दूसरी बात, पंथ निरपेक्ष राज्य का क्या हो, अपना कोई निजी धर्म ना हो, सभी धर्मों को क्या बताया गया है, समान अधिकार दिया गया है। पंथ निरपेक्ष का मतलब हुआ। इसके बाद लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या हुआ कि क्या जो कहने का मतलब मुखिया हो वो क्या है, राज्य का मुखिया जनता द्वारा क्या कहे, निर्वाचित किया जाए। लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या हुआ कि राज्य का जो मुखिया हो, देश का मुखिया वो क्या हो, जनता द्वारा ही निर्वाचित हो। यानी कि क्या बताया गया कि जनता सर्वोच्च शक्ति किसमें हो, जनता में नहीं तो। ठीक है। गणतंत्र का मतलब क्या हुआ, गणतंत्र का मतलब वो हुआ कि उस देश का जो सर्वोच्च मुखिया हो वो क्या है, निर्वाचित हो, वंशानुगत ना हो। कहने का मतलब उसको एक मतों द्वारा मतलब निर्वाचन करके ही मुखिया बनाया जाए। ठीक है। अगला देखिए, गणराज्य बनाने और इसके समस्त नागरिकों को न्याय, आपको व्यक्तियों को न्याय, नागरिकों को न्याय कौन कौन सा दिया गया है, 3 न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तीसरा, कौन कौन सी स्वतंत्रता है हम लोगों को, नागरिकों को क्या है, धर्म की, विश्वास की, विचारों की, अभिव्यक्ति की मतलब बोलने की, उपासना की मतलब किसी भी चीज की पूजा पाठ के लिए जो चीज होती है उपासना की जाए उसकी। ठीक है। उसके बाद समता कौन कौन सी है, अवसर तथा प्रतिष्ठा प्रदान करने की। ठीक है। उसके बाद तथा उन सभी में निहित व्यक्ति की गरिमा, उन सभी में निहित व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए बंधुता के द्वारा क्या किया गया, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत कर लिया। अंगीकृत का मतलब समझ रहे हैं, 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत कर लिया। कैसे अंगीकृत का मतलब हुआ कि अपने ऊपर धारण कर लिया, इसका मतलब यही हुआ। ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जो संविधान की प्रस्तावना थी वो आपको डिटेल में समझा दी गई, जिससे आगे कोई भी क्वेश्चन ना पूछा जाता है। और जो कुछ भी है ये संविधान की प्रस्तावना, यही अपने देश के संविधान की प्रस्तावना में लिखा है। ठीक है। तो आपको यहाँ तक तो कोई डाउट होगा। एक पॉइंट और बता रहा हूँ मैं आपको, संविधान की जो प्रस्तावना है वो ली कहाँ से गई है। आप ध्यान रखिए कि संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, अमेरिका से, अमेरिका के संविधान से। किसके संविधान से ली गई है, अमेरिका के संविधान से। और इसकी जो भाषा है, इस प्रस्तावना की क्या है, भाषा, प्रस्तावना की भाषा किसकी, कहाँ के संविधान से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ये पॉइंट याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, संविधान की प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, वो कहाँ से ली गई है, अमेरिका से। और क्या संविधान, इस प्रस्तावना की भाषा जो है वो कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। यहाँ तक क्या हुआ कि डिटेल में आपको समझा दिया गया है संविधान की प्रस्तावना। आपको कहीं भी अगर किसी भी पॉइंट पे अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा। और एक काम करिएगा कि जब आप वीडियो स्टार्टिंग में देखिए, हम पहले बताना भूल गए थे, तो आप जाने कि कभी भी आप मेरा वीडियो देखिए, अगर आप रफ पेन लेकर बैठेंगे तो आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। आप इन चीजों को नोट कर लेंगे तो लॉन्ग टाइम तक आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। ठीक है। ताकि बार बार आपको ये वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, आप एक काम करिएगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू क्लास।